सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से ज्वाइन करें और डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप। द हिंदू सेशन को कंटिन्यूसली देखते रहना, मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है बट आपके मन में आ रहा होगा थोड़ा डिले कर लेते हैं, बट आप 6 महीने का फिर कवर नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत सीरियसली लें और कोशिश करें जो क्लासेस हैं उनको आप अटेंड करें। शुरू करते हैं। पहले आज 3 ही मेजर टॉपिक्स हैं और इसमें एक टॉपिक पे मैं बहुत रिसर्च की है और ये जो रिसर्च है इस पर जैसे अर्बनाइजेशन इन सिटीज़ पे ये एक टॉपिक है आपका, अर्बनाइजेशन इन सिटीज़। फिर उसके बाद इंडिया ओमान, बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन का। और ये टॉपिक अर्बनाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। जैसे जीएस पेपर 1 में अगर आप देखोगे देयर इज सेपरेट मेंशन अर्बनाइजेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर ऐसे का टॉपिक जो है वो मैं आपको देता हूँ, जो हर सैटरडे को मैं आपको देता हूँ निबंध लिखने के लिए। तो वो आप लोग फॉलो करें, लिखते जाएं। एक बार मुझे बताना कि वॉइस ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो वॉइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ये ज़रूर से हाईलाइट करना, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स हैं, ये ऐसे का निबंध का टॉपिक है, एक बार देख लो, रीड कर लो। निबंध का टॉपिक है 1000 से 1100 शब्द में लिखना है। इफ़ यू सेट योर गोल्स रिडिक्यूसली हाई एंड इट्स अ फेलियर यू विल फेल अबव एवरीवन एल्स। यदि आपने अपने लक्ष्य अत्यधिक ऊंचे निर्धारित किए हैं और वह असफल हो जाते हैं तो आप अन्य सभी की सफलता से अधिक असफल सफलता से अधिक असफल हो जाएंगे। अब ये बहुत ही मतलब टेक्निकल है, बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोटेशन मैंने कहीं से पिक की है और फिर आपके लिए निबंध का टॉपिक, मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। ये नंबर है, ये कोई क्वेरी है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का भी लिंक नीचे दिया है। वेबसाइट पे जाओ, मैगजीन और भी चीज़ें आएंगी, कंटेंट सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 लॉन्च हो चुका है। ऑफर अभी 20% ऑफ वाला चल रहा है, उसमें कोड का ऑप्शन होता है, उसमें उसमें अप्लाई प्रेस करना, ठीक है। बिना कोड के अप्लाई प्रेस करने से मतलब फिर आप 20% ऑफ नहीं मिल पाएगा। पूरा बढ़िया 1 डेढ़ महीने में आपका ऑप्शनल पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी लेक्चर्स हैं इसमें कुछ लाइव होंगे, ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। तो फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक इसका सिलेबस नहीं है, सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, प्राइस भी इसका बहुत ही कम है। तो विद इन 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 1 जनवरी से अभी ऑफर चल रहा है, उसका बेनिफिट उठाना है। नीचे लिंक दिया है, या सौरभ पांडे CSE ऐप में जाओगे तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है आपके लिए। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जो मेरा प्लान है अभी, जैसे कल काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी। तो आपको कुछ दिन में क्या है कि आपका मेरे पास मेल आईडी और नंबर है, तो आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज में व्हाट विल हैपन कि आपको कुछ चीज़ें जो है मुझे बतानी है कि किन लेवल पे है, जिससे कि मैं इंडिविजुअली आपके लिए आप में काम कर सकूं। अब जैसे कोई पॉलिटी में अच्छा है, कोई हिस्ट्री में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, किसी में अच्छा नहीं, कोई सोर्स सही से नहीं पढ़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो। तो उसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, उसका रिकमेंडेशंस, मेरे कुछ लेवल पे अगर नोट्स होंगे तो मैं वो आपको अवेल कराऊंगा। सब कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम में सारी मेरी जिम्मेदारी है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर 24 की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ मिस नहीं करना। मन में कोई डाउट है, दुविधा है, आलस कर रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं करना है। इस पे जल्द, जितना जल्दी आप सेंड करोगे, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे, उतना जल्दी मैं आपको मेल करूंगा और मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकता हूं, जो कि फिर आप लोग उसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। फिर 10 तारीख से हमारा प्रॉपर चलेगा। तो न्यू ईयर है, अभी आप ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तो हम लोग 10 तारीख से भी प्रॉपर शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सिविल सर्विस एग्जाम के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो ये मैं ही आपका मेंटर रहूँगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे द्वारा ही सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। सारा अप्रोच रहेगा PIQ से लेकर ट्रिक्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, वीकली टारगेट से रिलेटेड, रिव्यू लेक्चर्स होंगे और टारगेट लेक्चर वीक के फर्स्ट डे में होंगे, सैटरडे को रिव्यू रहेगा आपका। सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक देख लेते हैं, opportune moments to rediscover चेन्नई हाइड्रोलॉजी। अब देखो चेन्नई हाइड्रोलॉजी, अब यहाँ से स्पेसिफिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट चेन्नई, तो हम चेन्नई पे तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट्स चेन्नई का ले लेंगे। लेकिन इसमें जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन को कंटेक्स्ट मान के कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। और अगर आप देखोगे तो जो प्रश्न है आज के समय में, जैसे अगर आप GS पेपर 1 में भी देखोगे, 2 में भी देखोगे, तो इन एरिया से लगातार प्रश्न जो है फ्रेम हो रहे हैं, चाहे अर्बन हीट आइलैंड के कंटेक्स्ट में हो, जैसे इस बार अर्बनाइजेशन और पुअर पीपल के कंटेक्स्ट में एक पूछा गया था। संडे को उस पर आर्टिकल भी आया था।
तो मतलब कुछ समय पहले संडे को आर्टिकल भी आया था जिससे पर बेस्ड वो मेंस का प्रश्न था। तो मैंने विद स्क्रीनशॉट एक वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहो तो उसको गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे इफ यूल सी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टॉपिक को समझना अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स हम लोग लिंक करेंगे। एक तो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे अर्बनाइजेशन प्लस सिटीज, सिटीज प्लस क्लाइमेट चेंज। ये तीनों चीजें हमें देखना है। क्लाइमेट चेंज, ये 3 एरियाज हैं। तो इसमें डायग्राम के माध्यम से हम कंटेंट थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अर्बनाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो लगातार अर्बनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज हो ही रहा है। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग जो है रूरल ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन इंडियन कंटेक्स्ट में भी कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। अब ये थोड़ा सा इमेज आप देखोगे, इस इमेज से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आखिर अर्बन एरियाज में क्या दिक्कत आपकी हो रही है। अब इस डायग्राम को देखो, ठीक है। अभी इसके अलावा बहुत सारे डायग्राम आएंगे, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी ट्रैप हो जाती है। तो एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस। कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस, ये एक शब्द हम लोग यूज करते हैं। अब ये कॉन्क्रेटाइजेशन जो ऑफ अर्बन स्पेस है, तो अब इसमें सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा पड़ेगी, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर उस सूरज की रोशनी को उतना ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, गर्म होंगे, रेडिएट बैक होगा, और यहाँ पे जो हीट है वो ट्रैप होगी, और उसको हम अर्बन हीट आइलैंड भी शब्द यूज करते हैं। यूज दिस टर्म कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड्स। ये काफ़ी बार ये शब्द आपने सुना भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और इधर जो है कंपेरेटिवली देखोगे तो थोड़ा पेड़ पौधे रूरल एरियाज़ के अंदर है, तो यहाँ गर्मी कंपेरेटिवली कम होगी। इसकी वजह से यहाँ आपका हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हवाएं यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगी, द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है, ये पूरा सर्कुलेशन जो है देखने को मिलेगा। और मतलब यहाँ पे खास तौर से कई जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो सिटीज़ के हैं, वो विंड के सहारे आसपास के रूरल एरियाज तक रीच कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये सेम सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा इसको इमेजिन करो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है आपका। अब इसको भी अगर आप देखोगे, यहाँ भी इफ यू सी हियर, ये भी एक है, सेम सी वही बात है, उसको बस मेंशन किया गया है कि वेजिटेशन के लिए स्पेस, जैसे जैसे अब अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये भी हमें देखना है कि जो अर्बन स्पेस है वो सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब इंसानों के लिए ही हो ऐसा हमको नहीं देखना। हमको देखना है कि इकोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, और साथ में जो नॉन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मतलब दूसरे जो जीव हैं उनके लिए भी हमें डेवलपमेंट जो है वो फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ना हो, और ये अर्बन हीट आइलैंड, फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वेटलैंड्स जैसी चीज़ें होती हैं जो कि शहरों में प्रेजेंट थे, मतलब हमने प्रेजेंट क्या थे, वो तो जंगल में ही प्रेजेंट थे, बट हमने शहरों को इतना इंक्रीज कर लिया कि जो वेटलैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, धीरे धीरे पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। और ये जो वेटलैंड्स, पॉन्ड्स है, ये क्या होता है, वाटर स्टोरेज का सोर्स होता है। बारिश हो रही है, वाटर यहाँ स्टोर होता है और जमीन में ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में वेटलैंड, पॉन्ड्स और इनका एक अपना ही महत्व होता है, ये इनका अपना ही रोल होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बट हमने क्या, जैसे चेन्नई में क्या है, जितने वेटलैंड्स हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में करप्शन और ये सब करके रियल एस्टेट जो बिजनेसेस हैं उन्होंने पूरा वेटलैंड एनक्रोच कर लिया, वहाँ घर और बिल्डिंगें और ये सब बन गई है। और ये सिर्फ चेन्नई में नहीं, और जगह भी अर्बन एरियाज में देखने को मिल रही है। तो ये जो है, जहाँ पे हम हर चीज़ ह्यूमन एस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हर चीज़ ह्यूमन सेंट्रिक हो, ये सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। और ज़रूरी क्या है कि हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम नॉन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट भी कर सकें, और साथ में सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी फोकस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में कर सकें। अब यहाँ पे जैसे ये सेम से सिर्फ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, पेड़ पौधे लगे हैं, ये पूरा जंगल है, दोनों में अंतर होगा। नॉन अर्बन एरिया में पेड़ पौधे थोड़े बहुत हैं, यहाँ पूरा जंगल है। तो बारिश में जैसे जहाँ पे आपके कंटिन्यूस बेसिस में जहाँ पे जंगल है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जैसे जहाँ जंगल होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पत्तियां जो होंगी पेड़ों की, उससे वाटर वेपर निकलता है और आसपास मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बारिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इधर बारिश भी आपको ज़्यादा होगी। कंपेरेटिवली यहाँ से पॉल्यूटेंट्स भी इधर ट्रांसफर होंगे, तो बहुत एरिया डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है रूरल और अर्बन एरियाज की अगर जो है बात किया जाए। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये डायग्राम थोड़ा अगर आप लोग को दिख रहा होगा,
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। अब समझो कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हम ये अर्बन एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस में अर्बन एरिया बढ़ रही है, अर्बन बायोडाइवर्सिटी के लिए तो कुछ बचता नहीं। हम ये एरिया कंटिन्यूसली श्रिंक कर रहा है, इंसान यहाँ प्रेजेंट है, तो ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है। ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन हमें समझना है कि एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी है। एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा प्रॉब्लम। अब ये आपको अर्बनाइजेशन से लिंक करना है, ये समझ आपको डेवलप करनी है। सब आर्टिकल में नहीं है, बट मैं इस टॉपिक को बहुत एडवांस लेवल पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं और इन्हीं को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब सेशन का नाम द हिंदू है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हम लोग हेडलाइन से कि मुख्यमंत्री कौन बना, शपथ समारोह में कौन हुआ था, वो तो मैं डिस्कस भी नहीं करता ऐसे टॉपिक्स। हम लोग ऐसे टॉपिक्स को, क्योंकि वो तो आप खुद कर लोगे, आपको मतलब ऐसा इंटरेस्ट है तो मेरा पढ़ाने का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन पर मेरा रोल आ जाता है। अब देखो, बात मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि देखो, जंगल श्रिंक होगा तो जानवर जो रहते हैं वो आपस में लड़ेंगे रिसोर्सेज के लिए। जैसे मैंने टाइगर, अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे देखो, टाइगर लाइन ये अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, बोले ये मेरी टेरिटरी। कोई दूसरा टाइगर वहाँ पहुँच गया ना तो हमला हो जाता है। अब क्योंकि जगह श्रिंक हो रही है, तो जब जानवर हैं वो आपस में मतलब स्पेस उनके लिए कम होगा, हैबिटेशन कम होगा और कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत अधिक, जानवरों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस है वो बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट है। तो जो अर्बन एक्सपेंशन चेन्नई सिटी की बात करें, वो चेन्नई में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एक बार अर्बनाइजेशन हो गया, बिल्डिंगें और ये सब आपने बना दी, तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, स्टेप्स लेना कि जो भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट या इकोलॉजिकली हॉट स्पॉट हो, शब्द आप यूज़ कर सकते हो, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, मतलब इकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो वो थोड़ा डाइवर्स भी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ वर्नेबिलिटी भी काफ़ी बनी रहती है, डेंजर भी कई प्रकार का वो फेस कर रहा है। तो इन एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर आप सभी एरियाज़ को कन्वर्ट कर दोगे प्रॉपर अर्बन एरिया, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। मतलब आप बिल्डिंगें और ये सब बना दोगे तो फिर ऐसा नहीं कि बिल्डिंगें हटा के फिर पेड़ लगा रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और साइड में थोड़े छोटे छोटे नारियल वारियल के पेड़ लगा दिए, उससे क्या ही होगा, वो सिर्फ दिखावे के लिए या हमारे शोबाजी के लिए ठीक है, लेकिन वैसे तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब जानवर थोड़ी ना रहेंगे कि नारियल के पेड़ में बंदर बैठा हुआ है, नहीं रहेगा। घरों में बंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं है, तो अब वो छतों में और इधर उधर घूमते हैं, उनका तो क्या है, थोड़ा बहुत ढूंढ इधर उधर जगह मिल जाएंगे। अब उनके लिए फिर जगहें कहाँ बचती, जैसे मंदिर है या आसपास का छोटा फॉरेस्ट एरिया है, मंदिर के आसपास थोड़ा सा नेचुरल वो भी रहता है और उनको फूड और ये सब भी आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे जो बंदर है वो आपको ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके आसपास मिल जाएंगे, छोटा मोटा फॉरेस्ट है वहाँ बहुत सारी मिल जाएंगे, लोग जाते रहते हैं। अब देखोगे रोड से किनारे में जाओगे तो किनारे किनारे बंदर बैठे रहते हैं, जाओ उनको केला दो और ये सारे हम फील करते हैं, वाह मैंने आज जानवर को केला फिर खिलाया। वो मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन फील करते हैं हम लोग, अरे यार मैंने, अब क्या करो यार, वो उसका सोचो ना, उस बंदर का क्या करेगा वो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास जंगल में खाने को है नहीं कुछ, और वो रोड पे बैठा है कि ठीक है कोई कुछ केला दे देगा, कोई कुछ दे देगा, तो बेचारे हर जगह यही हालत है, हर जगह यही हालत है। ये एक सीरियस कंसर्न है, और ये क्यों है, इसके पीछे जो क्या रीज़न है, इसके पीछे यही सारे फैक्टर, ये मैंने कुछ चीज़ें फैक्ट्स और ये इंक्लूड किए हैं सिटी अलायंस वाला उसमें जाके, ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना आपसे, तो इसको कर लेना। बहुत अल्टीमेट टॉपिक्स आपका अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और इनसे सिटी और ये सब आपका कवर हो जाएगा। इसमें कुछ फैक्ट्स देखो, ये फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेना, जब आप वर्ल्ड लेवल पे चर्चा करोगे ना तो इन फैक्ट्स को आप मेंशन कर सकते हो। जैसे 55% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, 75% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है वो सिटीज से वजह से हो रहा है, 70% जो सिटीज है वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट और उससे रिस्क को झेल रही है। ये फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन और साथ में कंट्रीब्यूशन के अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है सिटीज़ में क्लाइमेट रिलेटेड देखने को भी मिल रही है। लगभग अगर मान लो ग्लोबल टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ जाए 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2050, तो यहाँ पे 800 मिलियन जो लोग हैं वो राइजिंग सी मतलब सी लेवल राइज और स्टॉर्म सर्ज फेस करेंगे। मैंने एक्सप्लेन किया है स्टॉर्म सर्ज कई बार क्या होता है, कमेंट सेक्शन बताना। आज के समय में 255 मिलियन लोग सिटीज में हैं जो वाटर स्ट्रेस फेस कर सकते हैं, वाटर स्कार्सिटी फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट याद रखना, लगभग बाय 2030 470 मिलियन लोग जो होंगे दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव इन सिटीज विद एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर स्कार्सिटी एक अच्छा टॉपिक है
जीएस पेपर 1 में फ्रेम हो सकता है, जीएस पेपर 3 में मेंस में फ्रेम हो सकता है। 80% जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, बहुत सारे काम करते हैं इनफॉर्मल लेवल पे। अब सब लोग आईटी सेक्टर में या कहीं सरकारी नौकरी तो सब नहीं करते हैं ना, तो वो तो फॉर्मल सेक्टर्स तो यही होते हैं। बाकी इनफॉर्मल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन का कर रहा है, कुछ कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है इनफॉर्मल, तो बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ज़्यादातर नौकरियां ही वहीं पे है, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, तो वो सारी चली जाएंगी। मतलब उनका फिर ना तो उन्हें डिसेंट वर्किंग कंडीशंस मिलेंगे, वर्कर के राइट्स अफेक्ट होंगे, और एम्प्लॉयमेंट जो मतलब उनकी जो जो भी थोड़ी बहुत इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां हैं वो भी उनको नहीं मिल पाएंगी। ये सारे, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम होता है ना इनफॉर्मल सेक्टर का। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लो कि जैसे आप लोग रह रहे हो, वहाँ पे लोग काम करने आते हैं, छोटा कोई गाड़ी पोंछ रहा है, कोई घर में खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब इनफॉर्मल ही हो गया ना। अब वहाँ से मान लो कोई माइग्रेट कर गया तो उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी। तो ये सब है, फिर राइट्स और ये सब भी लोगों का फिर वनरेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा जॉब नहीं होंगे तो जो थोड़े बहुत लोग जॉब देंगे वो कहेंगे कि हम इतना ही पैसा देंगे, या उनके राइट्स भी फिर प्रोटेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। फिर 72% जो बर्डन है ऑफ कलेक्टिंग वाटर वो वुमेन के ऊपर है। अक्रॉस द वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। मल्टीपल ट्रिपल्स अ डे टू वाटर सोर्स ड्रॉन वुमेन अवे फ्रॉम द एक्टिविटी सच एज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि देखो, अब पानी नहीं है, अब आप तो सोचो आपके घर में पानी बढ़िया आता है, चला के भूल जाओगे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप वुमेन की बात करो तो ऐसी जगहों में जहाँ पे गांव देहात इलाकों में, अब तो ठीक है इंडिया में तो इम्प्रूवमेंट हुआ, बट अभी अभी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उनको पानी का इंतजाम करना पड़ता है। तो वो समय ही पानी में जाता है, मतलब पानी लेने गए फिर आए, लेने गए, इस टाइप से। तो जो टाइम किसी काम में या पढ़ाई में लगाया जा सकता था वो पानी लाने में लग रहा है। ये कंसर्न हो जाएगा वुमेन के, क्योंकि वुमेन केयर एस्पेक्ट में फैमिली में जो हमारा सोच है उसके अकॉर्डिंग उनका रोल होता है, तो वो फिर एक चैलेंज है। आप खुद सोचो कि जहाँ जहाँ उन्हें समय पढ़ाई में देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते हैं, वो उन्हें पानी लाना पड़ रहा है, और ये प्रॉब्लम और इंटेंसिफाइड हो जाएगी अगर हमने चीज़ें नहीं संभाली। तो ये है। फिर उसका 73% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ना टॉयलेट के एक्सेस नहीं है उनका, एक्सेसिबल टॉयलेट फोर्सेस वुमेन एंड गर्ल्स टू डिफेक्ट आउटसाइड। इसमें स्वच्छ भारत अभियान और सब जो है वो है, तो इससे वनरेबिलिटी वुमेन की काफ़ी बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे अगर इनफॉर्मल सेटलमेंट की बात करें, अक्रॉस द वर्ल्ड की अभी कहानी चल रही है, तो 1 बिलियन जो अर्बन सिटीजन्स है लिव इन इनफॉर्मल सेटिंग्स। बाय 2030 ये 2 बिलियन लोग ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसी स्थिति मान लो स्लम और इन सब में लोग रह रहे हैं, तो फिर वहाँ वनरेबिलिटी अलग तरीके की है, क्योंकि बेसिक पानी है, और मान लो है ना बहुत सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं रहेंगी, ना प्रॉपर ड्रेनेज होगा, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होंगी, बीमारियां फैलेंगी, क्राइम है, वुमेन जो है उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी रिसर्च मैंने करके कंटेंट क्रिएट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ टाइम ऑनर्ड कनेक्ट दैट विल ब्रिज द गल्फ। एडिटोरियल का बहुत अच्छा और अल्टीमेट आर्टिकल है, एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ व्हाट वी कॉल इट एज इंडिया ओमान रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सुल्तान, मतलब उन वहाँ के जो राजा है वो हमारे देश आ रहे हैं, और जब वो जाएंगे तब भी कई आर्टिकल्स आएंगे इंडिया ओमान रिलेशनशिप पे। हर एक डायमेंशन इस आर्टिकल के अंदर है, पूरे सारा कंटेंट A to Z जितना लिखा हुआ सब काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार मैप, पहले आप लोग गूगल में मैप देख लेना एक बार, मैं मैप लगाना भूल गया, तो मैप थोड़ा सा देखना और उसमें थोड़ा सा लोकेशन देखना। यहाँ पे हम लोग का जो चर्चा है वो चर्चा क्या है, इंडिया ओमान रिश्तों पर बात हो रही है। ठीक है, द टॉपिक इट इज लिंक्ड विद इंडिया एंड ओमान रिलेशनशिप, इंडिया एंड ओमान रिलेशनशिप, इंडिया और ओमान के रिश्ते की बात हो रही है। तो जैसे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो ये इस टाइप से आपका, जस्ट अ मिनट, तो एक बार देख लेते हैं। वॉइस और कोई इशू हो तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताएं, पार्टिसिपेशन अच्छा रखें। ठीक है, सेशन में कोई इशू हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं, कंटेंट पूरा तरीके से कवर हो ही रहा है। और लाइक ज़रूर से प्रेस किया करें, उस पर आलस ना करें। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आइडिया लगेगा आपको जो हमारा डिस्कशन है, फिर पॉइंट्स जो लिखे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर आप देखोगे है ना, तो अगर आप ये मैप देखोगे ना, तो इस टाइप से मैंने ड्रॉ कर दिया खुद ही से। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ओमान है, ये अरेबियन सी है और ये ओमान है, तो इसका देखो कितना स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इधर से अगर आप देखोगे पर्शियन गल्फ एंड ऑल, इधर आप देखोगे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इधर गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी, सुएज कैनाल, और ये रास्ता बनता है।
तो ये, और यहाँ देखोगे तो इधर ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपका एक और क्या नाम है उसका एक पोर्ट है ना ईरान वाला, चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार पोर्ट है, बहार पोर्ट, ठीक है, इधर ये पोर्ट लोकेटेड है। ये बहुत स्ट्रेटजिक है, ओमान बहुत स्ट्रेटजिक। इसका लोकेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसे कहा जाता है कि इट्स अ गेटवे टू द वेस्ट एशिया। और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये है IMEC, उसमें भी ओमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओमान एक मतलब कि देखो, हम किसी से रिश्ते बनाना शुरू कब करते हैं, हम रिश्ते बनाना शुरू तब करते हैं जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारे किसी से अच्छे रिलेशन हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, नो डाउट। ओमान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में जो विजिट है वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब क्या क्या पॉइंट्स है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना कि जैसे ओमान और इन सब में जो कई बार जब ये आर्टिकल्स आते हैं तो कुछ ही आर्टिकल्स आते हैं जनरली, देखोगे है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सुल्तान ऑफ ओमान, सुल्तान हैदम बिन तारिक, ये मतलब पावर में जब आए 2020 में, तो उसके बाद इंडिया पहली बार ये विजिट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार ये विजिट जो है, ये पहली बार फर्स्ट टाइम आपका विजिट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया का क्लोजेस्ट नेबर है। इसके बाद ओमानी जो पोर्ट है, अगर देखा जाए कि जो ओमानी पोर्ट्स हैं, जैसे ओमान का अगर आप लोकेशन देखोगे तो अरेबियन सी के अलॉन्ग ये पोर्ट्स लोकेटेड हैं, तो स्ट्रेटजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान, ये बेसिकली इंडिया के स्ट्रेटजिक पार्टनर्स है गल्फ रीजन के अंदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, UAE, सऊदी अरेबिया और ओमान, ये हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। तो उसमें हमने UAE, जैसे अब इंडिया ने, हाँ फिलहाल इंडिया जो है, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट भी किया UAE, तो उन्होंने विजिट किया। तो अब यहाँ पे ओमान इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओमान की अगर आप बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द ओमान, तो यहाँ पे जो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है, जो उसका लोकेशन है वो उसको इम्पोर्टेंट बना देती है। अब जो रूलिंग फैमिली है ओमान का, उसका इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमेशा से रहा है। कई इंडिया की जो कंपनीज हैं, है ना, एंड इनवाइटेड इंडियन कंपनीज की वो आके ओमान में इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। लोगों का भी काफ़ी कांटेक्ट है, लगभग 7 लाख लोग हमारे जो हैं वो वहाँ रहते भी हैं, अराउंड 7 लाख लोग रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी हमें देखना है कि इंडियंस के प्रति एक अच्छा एक रहता है। साथ में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक रीच बढ़ाने के लिए ओमान एक गेटवे के रूप में जो है वो भी आपका काम जो है काम करता है। और ओमान की खास बात क्या है कि जो उसका अप्रोच है उसमें वो न्यूट्रलिटी रखता है। न्यूट्रलिटी, जैसे मान लो 2 मेजर पोल्स ऑफ पावर, एक तरफ सऊदी अरेबिया और एक तरफ ईरान है। ईरान शिया है, सऊदी अरेबिया सुन्नी, तो वो दोनों अपना लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो बट अगर आप अप्रोच देखोगे ओमान की, तो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। तो इंडिया को भी इससे डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है रीजनल इश्यूज की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स और GCC, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, तो उनके बीच में एक बैलेंसिंग रखना, एक बैलेंसिंग रखना, मेंटेनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज विल नॉट बी क्लोज्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ओमान ने एक बैलेंस मेंटेन किया, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज है, एक तरफ GCC है, और ईरान पे, ईरान की अगर हम बात करें ना, तो ईरान के कंटेक्स्ट में अगर देखा तो वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच में बहुत, जैसे US ईरान के बीच रिश्ते इतने ठीक नहीं थे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो, जैसे अगर आप मैप देखोगे तो वहीं पे ओमान के ऊपर साइड लोकेटेड है, तो उसको क्लोज ना किया जाए, ये भी उसने इंश्योर किया। तो एक बैलेंस अप्रोच रखा उसने ईरान के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज और GCC कंट्रीज के साथ एक बैलेंस अप्रोच जो है वो रखा। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है वो वॉर की पूरी स्थिति में है, उसमें टेंशन को ख़त्म करने में ओमान का एक अच्छा रोल रहा है, तो ये भी एक अच्छा रोल है, तो हमारे लिए भी ठीक है। ओमान ने सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों का जो एक आवाहन था, जिसमें वो कहा गया था कि कतार को बायकॉट किया जाए, तो ओमान ने नहीं माना, कि बोला हम नहीं करेंगे, क्योंकि कतार एक अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख रहा था। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया भी काफ़ी नाराज़ हो गया। अब्राहम अकॉर्ड भी जो साइन हुआ था इजराइल, UAE, बहरीन और इस सब के बीच में, उसमें इजराइल ने ओमान का इंपॉर्टेंस बहुत समझा, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओमान को विजिट किया। तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रहा है कि अरब वर्ल्ड में एक सेपरेट सेट ऑफ व्यू पॉइंट, अप्रोच और स्ट्रेटजिक सेंस जो है वो ओमान के पास आपका है। तो इंडिया, मतलब अगर देखा जाए तो ओमान इज़ अ क्रूशियल पिलर फॉर इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी। एंड यहाँ पे हमारे बीच में हमारे इंटरेस्ट भी हैं। अब इंडिया और ओमान के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो है, ट्रेड भी है, तो वो भी फ़ायदेमंद है। भारत के लोग काफ़ी वहाँ काम भी करते हैं, वहाँ क्रिकेट और स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों को इंडिया डेवलप भी कर रहा है। G20 में एक गेस्ट के रूप में भी ओमान को बुलाया गया था,
तो ये शो करता है कि इंडिया भी काफ़ी अधिक प्रायोरिटी में है, ओमान को जो है रखा गया है। इंडिया मतलब कई प्रकार के जो भी एमओयूज भी साइन आपके किए गए हैं और डिफेंस टाइज के कंटेक्स्ट में। एंड ओमान एक ऐसा गल्फ देश है जहाँ पे हमारे तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। इंडियन नेवी नेवल शिप्स हैं वो गल्फ ऑफ ओमान में रहते हैं, जो भी आपके एंटी पायरेसी ऑपरेशन उसको कंडक्ट करने के लिए जो होता है ना, पायरेट्स होते हैं जो रोक लेते हैं जहाज़ों को या मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ ओमान में के रीजन में इंडिया की जो नेवी है वो प्रेजेंट रहती है। और विदाउट ओमान की फोर्सेस के मतलब विदाउट ओमान के कंसेंट की वो चीज़ नहीं हो सकती है। पर्शियन गल्फ जून 2019 के अंदर पर्शियन गल्फ में जो ऑपरेशन संकल्प हुआ था, है ना, तो इंडियन जो नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प, जिसमें जो इंडियंस हैं उनको सेफली पैसेज किया जाए, उसमें भी ओमान ने काफ़ी मदद की। फिर उसके बाद हमने एमओयू भी साइन किया, दुगम पोर्ट करके है, ये ओमान के उसमें है, तो वहाँ पे भी इंडिया ने जो है ये दुगम पोर्ट के कंटेक्स्ट में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंक्रीज जो है वो किया, है ना, तो उस पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सके इस कंटेक्स्ट में। और क्योंकि उस पोर्ट का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब जब शिप वहाँ जाती है और फिर वापस आती है, तो वो रिड्यूस होता है उस पोर्ट की वजह से। तो ये दुगम पोर्ट भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कई लेवल पे अगर आप देखें तो ट्रेड है, कॉमर्स है, इस पर भी हमने काफ़ी जो है वो भी फोकस किया है, ट्रेड कॉमर्स इन पर भी फोकस किया है। और काफ़ी ट्रेड है, लगभग आप कह सकते हो कि 12.338 बिलियन तक आपका पहुंच गया है। 6000 इंडिया ओमान जॉइंट वेंचर्स हैं ओमान के अंदर है। ये सब फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो। उसके बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ओमान के ऑयल के लिए। ओमान हमें ऑयल भी बेचता है। इंडिया और ओमान ने रुपे डेबिट कार्ड ओमान में लॉन्च किया था, तो इसमें जो हमारे ये सब जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना वर्ल्ड के, तो उसमें किस तरीके से इंडिया जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार है या फिर रुपे कार्ड है, फोन पे है, ये सब क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो इनसे रिलेटेड जैसे भीम यूपीआई ये सब जो, तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल भी देखो किस तरीके से हो रहा है। रुपे डेबिट कार्ड उसके माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है, तो ओमान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। ये भी हमारे लिए एक इकोनॉमिक लिंकेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। स्पेस में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, फिर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में है ना, उसमें भी इंडिया और ओमान जो है साथ में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, दोनों देशों को बहुत क्लोज लेकर आ रही हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट जो आपका यूरोप का कनेक्टिविटी कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें भी जिसके तहत अगर आप देखोगे ना IMEC और G20 में हाईलाइट भी किया गया था, तो वहाँ पे ओमान का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मैप पूरा देखोगे तो उसमें ओमान का भी एक बड़ा जो है वो रोल है। एंड देर इज ऑल्सो प्रपोजल कॉल्ड है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज। अब इसके तहत लगभग 1400 किलोमीटर लॉन्ग डीप सी पाइपलाइन बनाई जाएगी ओमान से लेके इंडिया तक, जिसके माध्यम से गैस का ट्रांसफर किया जाएगा। तो ओमान से लेकर इंडिया तक बनेगा तो ओमान का अपने आप रोल हो गया। ये फैक्ट्स याद रखना है कि सदर्न एशियन गैस एंटरप्राइज सेज का गठन किया जाएगा, ये फॉर्म किया जाएगा, जिसमें 1400 किलोमीटर की जो गैस पाइपलाइन है वो डाली जाएगी समुद्र के रास्ते। तो ये है इंडिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए ओमान के माध्यम से वेस्ट एशिया तक हम रीच कर सकते हैं। और जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया कि सऊदी अरेबिया है, ओमान है, UAE है, एक स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, और ये है। और ये भी आपका कहा गया कि बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे हैं। मान लो सपोज करो उस रीजन में इंस्टेबिलिटी होती है, तो हमारे ओमान के माध्यम से हम लोगों को लेकर जो है वो आ सकते हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिक लोकेशन अगर देखा जाए ओमान की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड कई लेवल पे जैसे कई ग्रुपिंग का ओमान हिस्सा है, GCC का हिस्सा है ना, अरब लीग का हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ओमान हिस्सा है। तो अगर इंडिया ओमान का अच्छा रिश्ता होगा तो अरब वर्ल्ड में इंडिया का प्रेजेंस अच्छा हो सकता है। अरेबियन सी रीजन में एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है तो वो भी हमारे लिए ठीक है। और हम चाइना को भी उस रीजन में थोड़ा सा बैलेंस एक प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। साथ में ये भी है कि विश्व में डिफरेंट प्रकार की थिंकिंग्स भी चल रही हैं, तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसकी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। चाइना रशिया अपनी तरफ, यूरोप और USA उनकी सोच अपनी तरफ। तो अभी हम ओमान के साथ एक रिश्ता डेवलप करके, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो डेवलप करके उस रीजन के विकास में
और साथ में हमारा कैसे बेनिफिट हो सके उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते, ये ध्यान रखना। तो ये पूरे सारे टॉपिक्स आई होप, ये जो इंडिया ओमान रिश्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और इससे पहले अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी कॉलम के अंदर आया है। संडे का टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, कल संडे है तो फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन है। अब ये टॉपिक इकोनॉमी का है, इसमें कुछ मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा आर्गूमेंट्स जो है, और फिर आप अपने कुछ व्यू पॉइंट्स जरूर से इसमें हाईलाइट करना। देखो इसमें ये याद रखना है कि देखो इन्फ्लेशन दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो डिमांड, मान लो एक डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। तो अगर सपोज करो कि किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो अगर टोमेटो है, टमाटर है, टमाटर कम है, 100 किलो ही है, खरीदने वाले 1000 लोग हैं, तो फिर क्या होगा, टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो डिमांड सप्लाई के बीच में जितना गैप होगा उतनी महंगाई होगी। सपोज करो अगर ये हो रहा है कि भाई लोगों के पास पैसा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कुछ इस टाइप से किया कि जो मनी का सर्कुलेशन है वो आपका रिड्यूस हो, लोगों के हाथों में पैसा कम आए। लोगों के हाथों में अगर पैसा कम होगा तो खरीदारी कम होगी, डिमांड रिड्यूस होगी, और डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें समझना है कि विश्व के अंदर जो महंगाई है उसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल बहुत बढ़ रहा है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं। ऑल्दो अगर एम देखो आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो प्राइस स्टेबिलिटी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसको रखना पड़ता है, 4% प्लस माइनस 2% उसको रखना है। लेकिन अब क्या है कि जो भी महंगाई है वो क्या कहते हैं उसको, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा है। यूएस क्या कर रहा है, पेट टैपरिंग अगर कर रहा है, युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति आ रही है, तो वो महंगाई को डिसाइड कर रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हुआ और उस वजह से पैदावार ही नहीं हुई, या फिर जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं का पैदावार कम हो गई, तो फिर अपने आप गेहूं का प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। जो कंडीशंस वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए चाहिए वो कंडीशंस नहीं होंगे, अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा। ये चैलेंज है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया बनता है जिसको हमें थोड़ा सा स्कोप हमारे लिए बनता है कि उस एग्रीकल्चर के एरिया में हम कैसे प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो खास तौर से है, मतलब आज के समय में बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर कोई है तो अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होगा तो उसकी इनकम भी बहुत बहुत इंक्रीज हो सकती है, बहुत बहुत इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये हमें समझना है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई आज के समय में, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से ज़्यादा डिटरमाइन हो रहा है, और इससे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसका रोल थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। आज मैंने 5M सीरीज में एक अल्टीमेट टॉपिक आपसे डिस्कस किया, रेड प्राइड करके एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, प्लीज़ उसको जरूर से देखना। आई थिंक डाउन टू अर्थ किसी में पब्लिश हुआ था 5M सीरीज में, बहुत अल्टीमेट टॉपिक्स, आज 5 टॉपिक्स बहुत अल्टीमेट टॉपिक्स हैं। 5M सीरीज को प्लीज़ सीरियसली लेना, फ्री है, सेशन चल रहा है, अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। सुबह मंडे टू सैटरडे सुबह 5 बजे सेशन आ जाता है। उसमें मैंने गूगल टाइम में दिखाया है कि मैं सुबह कितने बजे उठा, सेशन ना लिया, मैंने शो भी किया उसमें गूगल टाइम में कि देखो ये, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो ना। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं कितना ज़्यादा। अब इसमें देखो, इसमें किसका क्या प्राइस बढ़ा है ये पढ़ लेना आप लोग। हाँ, तो इसमें जैसे कुछ है के प्राइस बढ़े, जैसे टोमेटो, पोटैटो की अगर बात किया जाए तो ये देखो, ये रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में के समय में देखोगे तो प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है, बट एक ट्रेंड थोड़ा समझना। वेजिटेबल्स और ये सब के प्राइजेस एक बहुत बड़े फैक्टर पे जो डिपेंड करते हैं, वो एक तो जैसे स्टोरेज होता है, सप्लाई। तो मान लो महाराष्ट्र में कोई वेजिटेबल है और उसको राजस्थान में आना, और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, वेस्टेज हो रहा है, या प्रॉपर जो मंडीज हैं उनके बीच में लिंकेज नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी डील करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्केटिंग पार्ट जो है एग्रीकल्चर का, उसको डील करना पड़ेगा महंगाई के कंटेक्स्ट में। उसमें फिर स्टेट और सेंटर के जो रिश्ते हैं वो बहुत आपका मैटर जो है वो करते हैं। और साथ में जैसे मान लो वेदर कंडीशंस हैं, क्रॉप्स, जैसे अभी रबी क्रॉप उगाने का समय है, तो रबी क्रॉप उगाई, बारिश ही नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, कम हो गया, ऐसे फैक्टर्स में जो भी रबी क्रॉप्स उनका नहीं हो, क्योंकि यही समय जो सब्जियां और सब्जी भाजी उगाने का यही समय आपका जो है रहता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो अब ऑल तो मान लो किसी चीज़ का अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके एक्सपोर्ट पे आप बैन तो कर सकते हो, बट वो सोल्यूशन नहीं है परमानेंट। फिर उसका पल्सेस शुगर की बात किया जाए, ये भी एरिया ऑफ कंसर्न है, इन पे भी महंगाई देखने को मिल रही है। अब इसीलिए क्या है, देखो एक और हमारी पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है
ठीक है? एक जो पॉलिसी हमारी है, जैसे अब हमने ये किया कि लगभग 23-24 क्रॉप्स में हम एमएसपी अनाउंस करते हैं। लेकिन 2-3 में ही हम एमएसपी अनाउंस तो करेंगे, लेकिन जो लेते हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एमएसपी में जैसे गेहूँ, चावल और ये सब हम ले लेते हैं। तो जो भी फार्मर्स होते हैं वो गेहूँ, चावल ही प्रोड्यूस करते हैं। भाई गेहूँ, चावल कितना प्रोड्यूस कर लोगे? अभी सब्जी भाजी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो फार्मर्स को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है बन जाएगा। जैसे अब शुगर का प्रोडक्शन कम रेनफॉल से अफेक्ट हुआ है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है शुगर केन की अगर हम बात करें। और फिर इसके बाद लाइक जो कंजम्पशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी एक तरीके से रिस्क सफरिंग एंड इरोजन इन ब्रॉडर कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो आरबीआई हैव ऑप्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम रेजिंग रेट्स फॉर नाउ एंड ऑनस, मतलब जनरली जैसे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज करके कंट्रोल करना चाहेगा मनी सप्लाई को। लेकिन पॉइंट यही है कि वो इंक्रीज डिक्रीज करके ज़्यादा फर्क इतना डाल नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत तो पड़ सकता है, लेकिन अगर जैसे मान लो महंगाई है, महंगाई नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है, क्लाइमेट चेंज है, बारिश नहीं हो रही है ना? तो आप क्या कर रहे हो उसमें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को रोकने के लिए या कम करने के लिए रेट बढ़ा रहे हो। इससे लोन महंगे पड़ जाएंगे। ग्रोथ के लिए लोन पैसा सस्ते में चाहिए, मतलब जो लोन है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में ना हो, तो उससे आपका ग्रोथ अफेक्ट होगा। ये सब एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आज ऐसे का टॉपिक देख लो, इफ यू सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई एंड इट्स फेलियर यू विल फेल अबाउ एवरीवन एल्स। ठीक है, तो ये लिखना जरूर से 1100 शब्द में। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना, ये वेबसाइट है, इस पर जाके मैगजीन और सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, प्लीज़ इसका हिस्सा बने। वो 20% ऑफ भी चल रहा है। आज लास्ट डेट, जो अभी ऑफर मैंने 20% निकाला था, शायद आज या कल लास्ट डेट है। इस प्रोग्राम को जरूर से सीरियसली लेना। जितने लोग आप आए हैं, तो एक दो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, आपको मेल आएगा। मेल में आपके सोर्सेस आपको बताने हैं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है ना? उसके बाद इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन पे हम काम करेंगे, है ना? वो फिर उस पर तो आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे, जितना जल्दी मुझे जो रिप्लाई सेंड करोगे, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, जिससे कि फुल फ्लेज्ड हम मूव कर सकें। क्योंकि देखो सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, कोई CSAT में अच्छा है, कोई नहीं अच्छा, कोई पॉलिटी में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, ये रहेगा। फिर उसमें और भी मेरे कई इनोवेशंस रहेंगे जिसको आप बहुत हैरान होगे। ठीक है, तो वो भी फिर मैं उसी समय डिस्कस करूंगा। तो मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए जरूर से जरूर करना है। और वो जो कोड है ना, उस पर अप्लाई पे क्लिक करो ना, आपके थोड़ा अमाउंट बच जाएगा, तो क्या दिक्कत है? वो लोग आलस कर रहे हैं, कोड पे अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, कोड उसमें पड़ा हुआ है, बस अप्लाई पे प्रेस करना है, तो उससे आपका 20% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा समझे। और ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो ध्यान रखें। ये सारा इसमें हम लोग डिस्कशन आपका रहेगा, देख लो, ये सब चीज़ें रहेंगी। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप अपने आंसर इसमें भेजते रहें। आज के लिए इतना ही। एंड आई रिक्वेस्ट टू, देखो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सेशन को जरूर से लाइक करें। एक किताब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप लोग मुझे मैसेज भी करते थे कि ये एक किताब बहुत अच्छी है, सोशल इश्यूज के ऊपर ये किताब है। ठीक है, तो ये किताब जैसे मैं पूरा इसमें पूरा डिस्कशन भी करूंगा, और सामाजिक लेवल पे ये बहुत अच्छी किताब है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स मेंस वाले हैं ना, जैसे जितने भी सामाजिक इश्यूज हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, साइबर सिक्योरिटी से लेके अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और सारे इश्यूज इसमें हैं। ठीक है, तो ये एक ऑफिसर हैं, मतलब RS ऑफिसर हैं, है ना? तो उनके द्वारा ही, डॉक्टर GL शर्मा है, उनके द्वारा ही लिखी गई बुक है। सेक्युलरिज्म है, जुडिशियल रिफॉर्म है, ह्यूमन राइट्स है, मतलब सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स है, सारे जितने भी है ना, वो सब एक साथ मिल गए। लगभग काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत अल्टीमेट बुक है ये। ठीक है, इसकी सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, और हम लोग इसकी लेक्चर सीरीज भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जो कि हम टच नहीं करते मेंस में। तो अगर आप इनको भी करोगे तो फायदा रहेगा। तो इसके लेक्चर सीरीज भी शुरू करेंगे, फ्री रहेगा यूट्यूब के अंदर, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।